सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम बयान हल्फी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अता मिनल्लाह ने फर्द जुर्म की कार्रवाई 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद की जाए, उनको फेयर ट्रायल का हक होगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एहतशाम कियानी। एहतशाम, बताइएगा इस समाअत का मज़ीद अहवाल। जी बिल्कुल, केस के एक फरीक की जानिब से अदालत में अदम हाजिरी पर अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी है। ये इस्तदा की गई नासिर जैदी जो कि फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस्तदा की कि अदालत फर्द जुर्म आयद ना करे। ये गलती जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने भी ये इस्तदा की कि जो मीडिया का रोल है वो सेकेंडरी है और जो राना शमीम हैं उन पर फर्द जुर्म आयद की जाए। इसी तरह अदालती मुआवन जो फैसले हैं उन्होंने भी यही इस्तदा की। तो अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि ये खबर जो शाया की गई उसमें ये मौक़िफ़ जो आ रहा है खबर शाया करने वाले सहाफ़ी का, उस मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं है, बल्कि वो कह रहे हैं कि अगर गलत बयान हल्फी भी किसी मारूफ शख्सियत की जानिब से आ जाता तो वो उसको भी शाया कर देते, जिस पर ये कहा गया कि हमारा ये मौक़िफ़ नहीं है। अगर बयान हल्फी गलत होगा, झूठा होगा और हमें मालूम होगा तो हम ये भी लिखेंगे कि बयान हल्फी झूठा है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि इस अदालत को मशकूक बनाया गया, इल्ज़ामात आयद किए गए और अवाम का एतमाद ख़त्म करने की कोशिश की गई। इस तरह तो मुस्तक़बिल में भी ऐसा ही होता रहेगा। कोई शख्स स्टेटमेंट की बजाय बयान हल्फी देगा, उसको जाकर फ्रांस से नोटराइज कराएगा और वो उसकी खबर शाया हो जाएगी। अदालत ने जो अदालती मुआवनीन थे उन्होंने कहा कि शायद मुनासिब एहतियात नहीं बरती गई साफ़ी की जानिब से खबर शाया करते वक्त, लेकिन जो रेकलेस जो रिपोर्टिंग है उस पर जो तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। तो अब अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी है और आइंदा समाअत पर तमाम फरीकैन को दोबारा तलब कर लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आपको बताएं, इस हवाले से पीटीआई मुतहर्रिक हो गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को अहम टास्क सौंप दिया। ज़राए का कहना है कि चौधरी मोहम्मद सरवर लाहौर समेत पंजाब में मुतफ़िका उम्मीदवार लाने के लिए काम करेंगे। कज़ाफ़ी भट्ट से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा मज़ीद क्या हिदायत जारी की गई हैं? देखिए, केपीके में जो कुछ हुआ उसके बाद चौधरी सरवर को ये टास्क दिया गया है कि वो पंजाब की क़यादत के साथ मिलकर पंजाब भर के अंदर जो है वो मुतफ़िका बल्दियाती उम्मीदवार लेकर आए और इस सिलसिले में ये हिदायत जारी की गई हैं कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ रखें, उनके साथ मीटिंग्स करें, दौरे भी करें और मुतफ़िका उम्मीदवार जो है वो बल्दियाती इंतखाबात में लेकर आए और वज़ीर आज़म ने उन्हें इस हवाले से खुसूसी हिदायत जारी की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सिंध का बल्दियाती कानून पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से बेहतर है। बल्दिया है तो असम्बली का फोरम मौजूद है। बोगस पीपल्स पार्टी में माजी के दुश्मन ने साथ होते जा रहे हैं। उनका इशू बल्दियात नहीं, ज़ाती मुफादात हैं। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं समझता हूँ एक बड़ा अच्छा मौसर बैलेंस्ड लोकल गवर्नमेंट लॉ लेकर आए और अगर इस कानून का मवाजना आप खैबर पख्तूनख्वा के कानून से करेंगे या पंजाब के कानून से करेंगे और ऑब्जेक्टिवली करेंगे तो हमारा कानून उनसे बेहतर है, उनसे ज़्यादा बैलेंस्ड है और ज़्यादा पब्लिक डिलीवरी पर फोकस्ड है। बोझे पीपल्स पार्टी में जो माजी के दुश्मन थे वो साथ होते जा रहे हैं। जो माजी में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते थे, हर तरह की बातें करते थे, वो आज एक साथ बैठने को तैयार हैं, बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कि इशू बल्दियात नहीं है, मफादात है। लोगों को नज़र आ रहा है, उन सियासी जमातों को नज़र आ रहा है कि कराची शहर तब्दील हो रहा है। कराची शहर के जो माजी के स्टेक होल्डर से उनसे कराची वाले मुतमईन नहीं और कराची वाले अब नए ऑप्शन की बात करें। वो जो परेशानी है उसकी वजह से ये तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अगर इनकी मंतक, अगर इनकी लॉजिक ये है कि हम लोकल गवर्नमेंट कानून के ऊपर बात करना चाहते हैं तो असेंबली का फोरम अवेलेबल है, असेंबली में आएँ, बात करें। मैं समझता हूँ असद उमर ने सेनेट में मर्दमशुमारी पर तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा कि 2017 में मर्दमशुमारी पर 16 अरब 88 करोड़ से ज़ायद के अखराजात आए। साथ ही मर्दमशुमारी और घरशुमारी 2022 के लिए डिजिटल मर्दमशुमारी के काम का आगाज़ कर दिया।
एक पायलट मर्दम शुमारी 15 मई 2022 से 15 जून 2022 के दरमियान होगी। मुकम्मल फील्ड ऑपरेशन का सिलसिला 1 अगस्त 2022 ता 31 अगस्त 2022 तक मुनक्किद करवाया जाएगा। लाहौर में वक्फे से बारिश जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बारिश के बायस कहीं पानी जमा है तो कहीं फिसलन हो गई है। वाल्टन रोड पर खड़ा पानी शहरियों के लिए जहमत बन गया। कोमल असलम से सूरत हाल जानते हैं। कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह सवेरे से मूसलाधार होने वाली बारिश ने जहां नशेबी इलाके ज़ेरे आब ले आए हैं, वहीं दूसरी जानिब पोश इलाके भी जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जो कि खुल्लम खुल्ला जो है वो इंतज़ामिया की नाअहली का सबूत दे रहे हैं। इस वक्त मैं वाल्टन रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो इतना ज़्यादा पानी खड़ा है कि शहरियों को जो है वो गुजरने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ जो है वो रागिर मौजूद है, इनसे जानते हैं। जब भी बारिशें आती हैं यही हाल होता है। ठीक है, महकमा मौसमियात ने तकरीबन 3 दिन पहले बता दिया था कि 4 दिन बारिश रहनी है और अच्छी खासी बारिश होनी है, तो वासा वालों को चाहिए था कि इंतजामात करते, लेकिन आपके सामने है ये हाल। और आज तो मुझे थोड़ा कम नज़र आ रहा है। अगर बारिश जारी होती तो आपको नज़र आता कि ये जो बाइक है पानी में बिल्कुल धंसी होती है, और बहुत सारे बाइक ऐसी होती है कि बंद हो जाती है पानी में। इनका ये भी कहना था कि इंतजामिया को चाहिए कि जब उनको पता लग जाता है कि बारिशें होने वाली हैं तो वासा इंतजामिया को जो है मुतहरिक रहना चाहिए। ठीक है कोमल असलम, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि लाहौर में मूसलाधार बारिश ने जल थले कर दिया है। बारिश के सिलसिले वक्फे से जारी है और ये जो स्पेल है वो कल रात तक मौजूद रहेगा। सादिया खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सादिया, बताइएगा क्या बताना है महकमा मौसमियात का, बारिश का जो ये स्पेल है कब तक रहेगा? मगरबी हवाओं और नमी के साथ सिस्टम जो है वो पंजाब भर में बारिशें बरसाने का बायस बन रहा है। लाहौर के मौसम की बात करते हैं तो सुबह के औकात में लाहौर में बारिश बरसने का सिलसिला शुरू हुआ और काफ़ी ज़्यादा मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज खासकर लाहौर में 1 से 6 के दरमियान बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा, जिससे न सिर्फ सर्दी की शिद्दत में इजाफा है, उसके साथ साथ धुंध के मामला खासकर लाहौर और पंजाब के शहरों में दोबारा से सर उठाएंगे, जिसकी वजह से हद निगाह में कमी वाक़ई होगी और शहरियों को सफ़र करने भी मुश्किलात का सामना होगा। कल भी इसी तरह से लाहौर में बताया यह जा रहा है कि लाहौर में मूसलाधार बारिश होगी और 80% इम्कानात हैं बारिश के। इसके साथ साथ ये जो सिस्टम है ये कल रात को इख्तिताम पजीर हो जाएगा और इतवार के रोज लाहौर में सूरज और बादलों की आंख बिचौली का सिलसिला जारी रहेगा। इतवार की शाम को एक और सिस्टम जो है वो पंजाब का रुख करेगा, जो कि आने वाले हफ्ते में हो सकता है कि हवाओं के साथ बारिश का बायस बने, लेकिन 15 जनवरी तक कहा यह जा रहा है कि लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके साथ साथ धुंध के मामला जो है वो 15 जनवरी तक इसी तरह से बरकरार रहेंगे। तो आज भी लाहौर का मतला अबरआलूद है, काफी ज्यादा अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ साथ आज सारा दिन बारिश के इम्कानात है और कल जो है वो खासा अहम दिन है, कल भी लाहौर में अच्छी बारिश होगी। कल भी लाहौर में अच्छी बारिश होगी। बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया है, मगर साथ ही साथ लोगों को मुश्किलात भी पेश आ रही है। किन मुश्किलात का सामना है, मायदा वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। मायदा, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मैं इस टाइम लाहौर की कंडीशन आप देख रहे हैं, मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा होगा। वारिस रोड पर इस टाइम मैं मौजूद हूँ। जो है बारिश होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि 2-2 फीट तक यहाँ पर पानी खड़ा हो गया। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग गुजरे उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। गाड़ियाँ लोगों की बंद हो रही हैं और इसी के साथ साथ पहले एक गाड़ी बंद हुई, लेकिन जैसे यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती जा रही हैं उनके इंजन में पानी जाने की वजह से जो है वो गाड़ियाँ बंद होना शुरू हो गई हैं। मोटरसाइकिल सवार को भी यहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना है। जो यहाँ से मोटरसाइकिल पे गुजर रहे हैं वो उनके भी हो रहे हैं, उनकी बाइक्स रुक रही हैं और इसी के साथ जो यहाँ पर गाड़ियों में गुजर रहे हैं उनके भी गाड़ियों में पानी जाने की वजह से उनकी गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लेकिन उसी के साथ साथ दूसरी जानिब जो है वासा जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरी इतने ज़्यादा परेशान होने के बावजूद यहाँ पर वासा का कोई अमला मौजूद नहीं है कि जो बर वक्त यहाँ पर आकर ये जो इतना ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है उसको निकाल सके, क्योंकि यहाँ पर कोई अमला मौजूद नहीं है तो यहाँ पर पानी भी निकलने में टाइम लगेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो है शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी जो है वो शदीद गम गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं कि ये क्या मसला है, ये नया पाकिस्तान है, ये क्या यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं 2-2 फुट तक पानी खड़ा हुआ है यहाँ पर। लोग जो है वो जहनी अजियत में भी मुब्तला हो रहे हैं, मगर अमला अभी तक नहीं पहुंचा। शुक्रिया मायदा वहीद और सादिया खान हमारे साथ मौजूद थी। और अब रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहाँ पर
तेज सर्द हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में भी मजीद इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज दिन भर बारिश की पेशगोई कर दी है। सूरत हाल जानेंगे, रुजीना अली हमारे साथ मौजूद हैं। रुजीना, बताइएगा मजीद क्या बताना है महकमा मौसमियात का? जी, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी इस्लामाबाद में तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही है, तेज़ हवाएं भी चली इस्लामाबाद में, और हवा चलने के बाद इस्लामाबाद की जो सर्दी है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई भी की है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में दिन भर यूं ही मौसम रहेगा, तेज़ मूसलाधार बारिश होती रहेगी, और ना सिर्फ जुड़वा शहरों में बल्कि पंजाब के बेशतर अजला में भी बताया गया है कि मूसलाधार बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश की पेशगोई की गई है। कराची समेत जो है सिंध के जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर भी बताया गया है कि हल्की बारिश की तवक्को है। आज पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी की पेशगोई भी की गई है। और महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई जो पंजाब के अजला हैं और खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी, लेकिन इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बहुत तेज़ यालाबारी की तवक्को भी की जा रही है। और महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि हालिया जो बारिशें हो रही हैं इससे दर्जा हरारत में कमी हो जाएगी, सर्दी मज़ीद बढ़ जाएगी। जनवरी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सर्द होता है और जनवरी की जो सर्दी होती है बहुत मज़ेदार होती है। इस्लामाबाद में तो बहुत अच्छी सर्दी तो हो चुकी है, बहुत ठिठुरता सा मौसम हो चुका है, और इस ठिठुरती सर्दी से इस्लामाबाद वाले तो बहुत ज़्यादा लुत्फ़ उठा रहे हैं। और बारिश का ये सिलसिला 9 जनवरी तक चूँकि अभी मज़ीद चलने वाला है, तो यकीनन मज़ीद बारिश से सर्दी की शिद्दत में भी और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रुजीना। और नाज़रीन, खुशगवार मौसम की बात हो और मरी का जिक्र ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ों ने सफ़ेद लिबास से बेतन कर लिया। सयाह भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं हैदर अली से। हैदर, बताइएगा क्या बताना है महकमा मौसमियात का यहाँ के मौसम के हवाले से, और सयाह किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? इस वक्त मैं मरी के खूबसूरत तरीन मकाम पिंडी पॉइंट पर मौजूद हूँ। आसमान से रुई की मानद बर्फ़ के गाले गिर रहे हैं और हर तरफ सफ़ेदी छा गई है, हर शय बर्फ़ से ढक चुकी है। इन नज़ारों को देखने के लिए बड़ी तादाद में सियाह भी मरी के अंदर डेरे डाले हुए बैठे हुए हैं और इस खूबसूरत मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मेरे साथ एक सियाह फैमिली मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और मरी के ठंडे ठार मौसम में कैसे इंजॉय कर रहे हैं। हम रावलपिंडी से आए हैं और यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और स्नोफॉल देखने आए थे और बहुत मज़ा आ रहा है। अपनी फैमिली के साथ हम पिक्चर्स बना रहे हैं और बस। आप बताएं। बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हम पिक भी बहुत खींची, माशाल्लाह बहुत इंजॉय है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का ये सिलसिला 24 घंटे तक वक्फे से जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। पावर डिवीजन ने पावर पॉलिसी के तहत 12 IPPs को 60 अरब रुपए जारी कर दिए। मज़कूरा रकम पहली किस्त के तौर पर कल मुतफ़िका रकम का 40% है। IPPs ने रकम कैश, स्कूक और PIB बॉन्ड्स की सूरत में वसूल की है। तफसीलात जानेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है। अवैस, बताइएगा। ये 12 IPPs को 60 अरब रुपये जो है वो जारी कर दिए हैं और ये जो पहली किस्त के तौर पर जो टोटल जो रकम का 40% है। IPPs ने रकम के जो है वो कैश, स्कूक और जो PIB जो बॉन्ड्स की सूरत में जो है वसूल की है। इब्तदाई तौर पर हुकूमत ने 11 IPPs को जो है वो 40% के तौर पर 52 अरब रुपये की अदायगी की मंजूरी दी थी, लेकिन बाद में हुकूमत ने निशात दुनिया पावर जो है उसको भी अदायगी की मंजूरी दी और NCPL के 8 अरब रुपये फिलहाल जो है वो रोके गए हैं। एंग्रो पावर जो कादरपुर है उसको 4.4 अरब रुपये, निशात दुनिया पावर को 8.1 अरब रुपये जो है वो मिलेंगे। इसी तरह जो निशात जो पावर और जो सह पावर लिमिटेड है उनको बिल तरतीब जो है 7.7 अरब और 5.3 अरब रुपए जो है वो मिलेंगे। इसी तरह जो सबसे अहम बात है कि नैब की जानिब से IPPs पर गैर कानूनी फायदा उठाने के इल्जाम के बायस अदायगियों में ताखीर हुई। जुलाई 2021 में नैब ने IPPs को अदायगियों की मंजूरी दी थी। अब ये भी बताएगा कि कुल कितनी रकम अदा करनी है, कितनी अकसाद पर ये जो है रकम अदा की जाएगी? देखें, IPPs का जो सबसे अहम जो चीज़ थी, क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज थी जिनके मुताबिक इनको जो रकम देनी थी उसमें सबसे बड़ा इबाहम था और ये फिर तय पाया था कि इनको किस्तों में जो है वो अदायगी की जाएगी। और जो IPPs जिनकी मैंने बात की है कि इनके बहुत से मैटर्स जो है वो पेंडिंग थे, बाकियों को अदायगियाँ हो गई थी, लेकिन इन 12 IPPs का मसला जो है वो क्लियरेंस पे रुका हुआ था, जिसकी वजह से इनको रकम जो है वो अदा नहीं हो रही थी। और 60 अरब रुपये जो है वो जारी तो किए गए हैं, लेकिन इस हवाले से जो ECC और उसके बाद कैबिनेट की अप्रूवल्स हैं और इसकी जो अल्टीमेट जो बड़ी जो कॉस्ट है वो IPPs तो क्लेम कर रहे हैं कि वो ज़्यादा है,
لیکن حکومت کے ساتھ جو انہوں نے جو طے کیا ہے اس کے مطابق جو ہے ان کو ادائیگیاں ہو رہی ہیں اور 60 ارب روپے جو ہے فی الحال ان کو جاری کیے گئے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. سینیٹر طلحہ محمود کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا ضمنی فائنانس بل پر غور جاری ہے. سینیٹر محسن عزیز کا کہنا ہے کہ ماچس کے شعبے کو مکمل دستاویزی کرے، فکسڈ ٹیکس 90 سے بڑھا کر 110 روپے کر دے. اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے. وقاص عظیم ہمارے ساتھ موجود ہے. وقاص، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں جاری ہے، جس میں آج جو فائنانس ترمیمی بل ہے اس کے متعلق چیئرمین ایف پی آر کمیٹی کو جو ہے بریفنگ دے رہے ہیں. آج کے اجلاس میں کمیٹی نے فکس ٹیکس جو کہ ماچس کے اوپر لگانے کی تجویز تھی اس کو مسترد کر دیا ہے، اور سینیٹر محسن عزیز نے یہ تجویز دی تھی کہ فکس ٹیکس 90 روپے سے بڑھا کر 110 روپے کر دیں. تاہم اس کے ساتھ ساتھ آج کمیٹی نے پرسنل بیگیج میں 20,000 روپے مالیت سے زائد کی اشیاء کو قابل ٹیکس بنانے کی تجویز کو بھی مسترد کر دیا ہے. آج کے اجلاس میں بچوں کے دودھ کا کے اوپر جو سیلز ٹیکس 17% لگایا گیا ہے اس کے اوپر بھی بحث کی گئی ہے، لیکن کمیٹی نے یہ سیلز ٹیکس لگانے کی جو تجویز ہے اس کو بھی مسترد کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج چیئرمین ایف بی آر نے کمیٹی کو یہ بتایا ہے کہ آئی ایم ایف کا یہ مطالبہ ہے کہ تیزی سے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو ریفنڈز ادا کریں اور غریبوں کو براہ راست سبسڈی دیں. آج کے اجلاس میں جو سلائی مشینیں ہیں ان کے اوپر بھی سیلز ٹیکس لگانے کی جو تجویز ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے، کیونکہ کمیٹی اراکین کا یہ کہنا تھا کہ جو عام استعمال کی سلائی مشینیں ہیں ان کے اوپر سیلز ٹیکس لگانے سے خاص طور پر جو پیشہ ور خواتین ہیں جو کہ گھروں میں دستکاری کرتی ہیں ان کے اوپر زیادہ بوجھ پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ آج کے اجلاس میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے اوپر جو خام مال سے مشینری آ رہی ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگانے کی تجویز کو مسترد کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. پنجاب میں شراب سے حاصل ہونے والی آمدن میں پچھلے سال کی نسبت 10% اضافہ ہوا ہے. پنجاب حکومت کو پہلے 6 ماہ کے دوران شراب کی فروخت پر عائد ڈیوٹی اور لائسنس کے اجراء سے 67 کروڑ روپے کی آمدن ہوئی. تفصیلات جانتے ہیں علی رامی سے. علی رامی، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، پنجاب کے جو نان ٹیکس ریسیٹس ہوتی ہیں، ذرائع آمدن ہوتے ہیں، اس میں ایک حصہ شراب کی فروخت پر عائد ڈیوٹی اور اس کے جو لائسنس کا اجراء ہے اس کا حصہ بھی شامل ہے. تو جو سول اکاؤنٹس کی رپورٹس کے مطابق پنجاب حکومت نے پہلے 6 ماہ میں 10% اضافی جو اپنا ریونیو ہے وہ حاصل کیا ہے پچھلے سال کی نسبت. اب اس میں کیونکہ ہدف جو ہے وہ 2 ارب روپے کا رکھا گیا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے کہ شراب کے اوپر جو لائسنس کا اجراء کیا جاتا ہے اور ڈیوٹی عائد کی جاتی ہے، تو اس سے 67 کروڑ روپے کی آمدن وہ پنجاب حکومت نے اس مالی سال کے دوران پہلے 6 ماہ کے دوران وہ حاصل کر لی ہے. اب اس میں اگر تفصیل سے بات کی جائے تو جو فروخت ہے لائسنس کے اجراء کے حوالے سے اس پر 42 کروڑ روپے کی آمدن پر پنجاب حکومت نے حاصل کی، اور غیر ملکی شراب کی فروخت پر ڈیوٹی کی مد میں 20 کروڑ روپے کے ذرائع آمدن حاصل کیے، جبکہ پاکستان میں بننے والی لوکل شراب پر 6 کروڑ 14 لاکھ روپے کی آمدن ہوئی ہے. اور اس پر حکام کے مطابق پنجاب میں شراب کی فروخت میں 10% اضافہ جو ہے وہ نظر آیا وہ پچھلے سال مالی سال کی نسبت. اب اس میں اضافہ یہ ہوا، اور اس پر اب پنجاب حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ 2 ارب روپے سے زائد کا ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ریونیو جنریشن ہے، یہ براہ راست ذرائع آمدن ہے جو کہ پنجاب حکومت حاصل کرتی ہے اور اپنے قومی خزانے میں جمع کراتی ہے، جس کا ہدف تو 2 ارب روپے سے زائد ہے، لیکن پہلے 6 ماہ کے دوران 67 کروڑ روپے کی آمدن حاصل ہوئی جو پچھلے مالی سال کی نسبت 10% زائد ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. پاکستان میں امریکی سفارت خانے نے جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ میں نامزدگی کا خیر مقدم کیا ہے. امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ جسٹس عائشہ ملک نے اپنا LLM ہارورڈ لا اسکول سے مکمل کیا. وہ پاکستان سپریم کورٹ کی 74 سالہ تاریخ میں پہلی خاتون جج بن جائیں گی. سندھ لوکل گورنمنٹ بل کے خلاف سندھ اسمبلی پر جماعت اسلامی کے دھرنے کو آج 1 ہفتہ مکمل ہو گیا ہے. سردی اور بارش کے باوجود بھی شرکاء نے مطالبات کی منظوری تک دھرنے کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. آج امیر جماعت اسلامی سراج الحق بھی دھرنے میں شرکت کریں گے اور آئندہ کے لاہے عمل کے حوالے سے بھی آگاہ کیا جائے گا. سندھ لوکل گورنمنٹ بل کے خلاف سندھ اسمبلی پر جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے اور آج اس دھرنے کو 1 ہفتہ مکمل ہو چکا ہے. سردی اور بارش کے باوجود بھی شرکاء نے مطالبات کی منظوری تک دھرنے کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. ذرائع کے مطابق آج امیر جماعت اسلامی سراج الحق بھی دھرنے میں شرکت کریں گے اور آئندہ کا لاہے عمل آج طے کیا جائے گا. دھرنا ہے جماعت اسلامی کا جو کہ
दिया गया है सिंध असम्बली के बाहर और आज इस धरने को 1 हफ्ता मुकम्मल हो गया है और मुजाहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होते ये धरना जारी रहेगा। सख्त सर्दी और बारिश के बावजूद भी जो है मुजाहिरीन के जो है वो पुरअज़्म हैं और अपने मुतालबात के हक़ में यहाँ पर मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होते धरना जारी रहेगा। आज अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी धरने में शिरकत करेंगे और आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। दानियाल सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। दानियाल, लगा कीजिएगा, धरने को 1 हफ्ता मुकम्मल हो चुका है आज। राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। सिंध लोकल गवर्नमेंट बिल के खिलाफ सिंध असम्बली पर जमात इस्लामी का धरना जो है वो जारी है। इस धरने को 1 हफ्ता मुकम्मल हो गया है। वफाकी वजीर असद उमर कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जो है सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है वो ज़राअत के अंदर होता है। लेकिन अगर हम मुस्तकबिल की तरफ देखेंगे तो पाकिस्तान की मईशत में अगर कहीं इनकलाब आएगा ना तो वो इनकलाब आएगा इस डिजिटल इकोनॉमी से। और ये बात हम पहले से कर रहे थे, वो इनकलाब अब हमें नजर आना शुरू हो गया। मैं सिर्फ उसकी 2 ही मिसालें, एक तो जिसका जिक्र पहले किया अमीन भाई ने, वो है कि आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स जिस तरीके से ग्रो कर रही हैं, 47% ग्रोथ थी पिछले साल। और ये जो $1.4 बिलियन था अमीन भाई, ये जान आपको बता सकती हैं, ये हम पता नहीं कब से वो $1 बिलियन के इर्द गिर्द ही घूमते रहे और हर दफा वो नई नई बातें बताई जाती थी कि क्यों नहीं हो सका। लेकिन फाइनली जो इन्वेस्टमेंट की गई है स्किल्स के अंदर, बेतहाशा आपको पता है आईटी स्किल्स के अंदर इस वक्त कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत इन्वेस्टमेंट की जा रही है। लाखों पाकिस्तान के बच्चों को ये आईटी स्किल्स दी जा रही हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर जो तब्दीलियां की गई हैं उसका नतीजा हम जो है वो अब देख रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि 47% इजाफा पिछले साल हुआ और पहले 5 माह के अंदर 37% मजीद इजाफा हो चुका था। और एक्सपेक्टेशन ये है कि जो आपने इंसेंटिव अभी रोल आउट किए थे वो जनवरी से उनका इफेक्ट आना शुरू होगा। तो इंशाल्लाह आपका जो हदफ है 70% का उसके हम करीब जरूर पहुंचेंगे। सो ये एक बड़ी एक्साइटिंग एक डेवलपमेंट, तो एक ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है वो है हमारी स्टार्टअप इंडस्ट्री का, पाकिस्तान की। और ये वो नौजवान हैं जो इनोवेशन कर रहे हैं, जो रिस्क टेकिंग करते हैं और जेन्युइन जो एक एंटरप्रेन्योरशिप होती है, ये वो काम करने वाले लोग हैं। वरना पाकिस्तान में बहुत से सेक्टर्स जो है वो पूरी तरीके से एलीट कैप्चर का शिकार हैं। और सबसे ज्यादा जो है वो कामयाब उन इंडस्ट्रीज के अंदर वो लोग नहीं हैं जो सबसे अच्छे इनोवेशन करें, सबसे ज्यादा रिस्क टेकिंग करें, एंटरप्रेन्योरशिप करें। वहां पे वो लोग कामयाब हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की पट्टी के ऊपर सबसे अच्छी रिलेशनशिप्स कौन मेंटेन करता है, एफबीआर के अंदर किसका इंग्रेस ज्यादा है, मिनिस्ट्रियों में किसका इंग्रेस ज्यादा है। लेकिन ये जेन्युइनली, और ये ज्यादातर नौजवान हैं जो कर रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऑनलाइन होने वाले अरबों डॉलर के फ्रॉड पर साइबर क्राइम का एक्शन। पहली बार क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। फ्रॉड करने वालों ने रकम क्रिप्टो करेंसी के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल की है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान में ऑनलाइन होने वाले अरबों डॉलर के फ्रॉड पर साइबर क्राइम ने एक्शन लिया है और इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। समर अब्बास, बताइएगा क्या एक्शन लिया गया है साइबर क्राइम की जानिब से? हाँ जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान में ऑनलाइन अरबों डॉलर के फ्रॉड के बाद FIA साइबर क्राइम सिंध की जानिब से जो है इमरान रियाज हैं एडिशनल डायरेक्टर FIA सिंध, उन्होंने नोटिस जारी किया है हमजा खान GM है जो बैलेंस पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के, जिसमें उनको कहा गया है कि फ्रॉड करने वाले ने रकम क्रिप्टो करेंसी के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल की। FIA साइबर क्राइम को 9 ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए अरबों और रुपए डॉलर की शिकायत मिली और पाकिस्तान में मौजूद क्रिप्टो करेंसी के नुमाइंदे से इस हवाले से जवाब तलब किया गया है, जिसमें उनसे वजाहत तलब की गई है इसमें आपका क्या रोल है। क्रिप्टो करेंसी मनी लैंडिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग में भी इस्तेमाल हो रही है, जबकि एक मुतासरा शख्स ने $100 से $80,000 तक इन्वेस्टमेंट की थी। फ्रॉड करने वाले एप्लीकेशन के जरिए फ्रॉड का नया तरीका लेकर आए हैं, जिसमें एप्लीकेशन बनाने वाले क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़े हुए थे
binance नामनी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से FIA साइबर क्राइम ने तमाम अफराद का रिकॉर्ड भी तलब किया है। जिन अफराद ने फ्रॉड किया उनकी करेंसी को ब्लॉक किया गया। इस हवाले से FIA हुकाम ने जो है खत लिखा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका समर। लापता अफराद केस में FIR दर्ज करने पर प्रोसिक्यूशन की अपील का केस है। जस्टिस काजी फाइज ईसा प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध फैज एच शाह पर शदीद बरहम हो गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा कि क्या ये पुलिस स्टेट है? आइन और कानून के धज्जियां बखेरना बंद करें। आइन और कानून को मजाक बना रखा है। क्या आप शहरियों को लापता करने वालों की सहूलत कारी कर रहे हैं? तफसीलात जानते हैं, बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए हैं? जी देखिए, सिंध हाई कोर्ट में मोहम्मद इकबाल पटेल की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें ये मौक़िफ़ था कि उसके भाई मोहम्मद नदीम पटेल को CTD इंचार्ज राजा उमर खत्ताब ने अगवा किया है। सिंध हाई कोर्ट ने FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया था और FIR राजा उमर खत्ताब के खिलाफ दर्ज भी हो गई थी। ताहम राजा उमर खत्ताब के बजाय प्रोसिक्यूशन सिंध ने इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दायर की थी, जिसकी आज समाअत हुई। फैज एच शाह जो कि प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध है, वो अदालत में जब पेश हुए तो अदालत ने उनसे ये पूछा कि उन्होंने किस कानूनी हैसियत में ये अपील दायर की है। जस्टिस काजी फाइज ईसा सख्त नाराज हुए और भरमी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि क्या ये पुलिस स्टेट है? आपने एक शहरी को से ये भी हक छीन लिया है कि वो अगर FIR में अगवा का नाम भी दर्ज ना करा सके। क्या राजा उमर खत्ताब इतना ताकतवर है कि वो खुद आने के बजाय उसने आपके इदारे को इस्तेमाल किया? फैज एच शाह ने अदालत को बताया कि कराची एयरपोर्ट हमला केस और दीगर अवामिल और लापता अफराद केसेस का भी ये मामला है, जिस पर अदालत ने कहा कि हमारे सामने ये केस है। और जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी अपने रिमार्क्स में ये कहा कि हमें दुख इस बात का है कि आप बतौर रियासत एक FIR दर्ज करने के खिलाफ आए हैं। अगर किसी शख्स ने किसी के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवाई है, अगर आपके पास शवाहिद झूठी होने के हैं तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ये कोई तरीकेकार नहीं बनता। अदालत ने वजाहत तलब की है प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध फैज एच शाह से और उन्हें कहा है कि वजाहत के साथ पीर को वो दोबारा अदालत में पेश हो। बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।